दूसरा सेशन। ठीक है, पिछले सेशन में हमने आपको बताया था ज़मीन को आप कैसे स्टडी करते हैं, उसकी लोकेशन कैसे पता चलाते हैं, और ज़मीन पे जो लाइनें खींची हुई हैं उन लाइनों के क्या नाम हैं। और ये भी हमने बताया था कि टाइम कैसे फ़र्क कैसे पड़ता है। ठीक है, यानी दो लाइनों के दरमियान तकरीबन 1 घंटे का फ़र्क है 15 डिग्री में। आज की क्लास हमारी जो है वो ज़मीन की मूवमेंट पर है, ज़मीन की हरकत पर। ठीक है, आज की क्लास हमारी किस पे है? हाँ, ज़मीन जो है वो रुकी हुई नहीं है। हमको ऐसा लगता है जैसे ज़मीन रुकी हुई है, लेकिन ज़मीन हरकत में है, चल रही है। ठीक है, और दो तरह से इसकी हरकत होती है। एक वो अपने एक्सिल के ऊपर घूमती है, जिसको आप कहते हैं रोटेशन। अगर आप ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, अगर इसके बीच में एक ऐसे लाइन जा रही हो, तो ये जो मेरी उंगलियां जिस लाइन को जाहिर कर रही हैं, मेरी उंगलियां जिस लाइन को जाहिर कर रही हैं, इसे बोलते हैं एक्सिस। ये ज़मीन का एक्सिस है, ये ज़मीन का एक्सिस के गिर्द ज़मीन ऐसे घूमती है। ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द ज़मीन ऐसे घूमती है, इसको कहते हैं रोटेशन। इसको क्या कहते हैं? रोटेशन। सही है, और ये एक चक्कर पूरा 24 घंटे में मुकम्मल करती है। ठीक है, तो रोटेशन किसे कहते हैं? ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द जो चक्कर लगाती है, और वो चक्कर लगाती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। यानी अगर ये मैं नॉर्थ मान लूँ और ये साउथ है, यकीनन ये साउथ है, तो ये ऐसे घूमती है, ईस्ट की तरफ घूमती है। ऐसे नहीं घूमेगी कभी भी। ऐसे घूमेगी तो क्या होगा, फिर सूरज मशरिक से निकलने के बजाय कहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा? मगरिब से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ज़मीन की पहली जो हरकत है उसे हम कहते हैं रोटेशन। उर्दू में कहते हैं महवरी गर्दिश। क्या कहते हैं? महवरी गर्दिश। ये बात आपकी समझ में आ गई या नहीं आ गई? और दूसरी गर्दिश जो है वो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन या दायरवी गर्दिश। यानी ज़मीन क्या करती है? सूरज के गिर्द, फर्ज कीजिए ये क्या है? सूरज है, तो ज़मीन इसके गिर्द चक्कर लगाएगी। फर्ज कीजिए कि ये जो चेयर है, इसका ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं ये सूरज है, तो ज़मीन क्या करेगी? इसके गिर्द ऐसे ऐसे भी घूमेगी और इसके गिर्द ऐसे भी घूमेगी। समझ में आ रही बात आपको? ये सूरज हमने मान लिया, और ये क्या है? तो ज़मीन ऐसे भी घूम रही है और साथ साथ इसके गिर्द भी घूम रही है। ठीक है, तो इसके जो गिर्द घूम रही है, सूरज के दायरे में जो घूम रही है, उसे आप कहते हैं रेवोल्यूशन या ऑर्बिटल मोशन। या क्या कहते हैं? ऑर्बिटल मोशन। इसको आप अगर बनाने की कोशिश करें तो ये है, जैसे ये आपका सूरज है। ठीक है, ये आपका क्या है? सूरज है, और ये आपके पास वो वाला दायरा है जिस दायरे में ज़मीन जो है वो घूमेगी। ये भी ज़मीन है, ये घूम रही है ज़मीन इस दायरे के अंदर। अच्छा, ये 100% दायरा नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, यानी जिस ऑर्बिट में ज़मीन घूम रही है वो ऑर्बिट गोल दायरा नहीं है, बल्कि वो जैसे अंडा होता है ना, अंडा देखा आपने? अंडा गोल नहीं होता, अंडा जो है वो थोड़ा सा उसकी नोक निकली होती है, जैसे ये नोक निकली हुई है। ऐसी शक्ल को, जैसे अंडे वाली शक्ल है, इसको आप कहते हैं इलिप्स। क्या कहते हैं? इलिप्स। आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो बहुत तफसील से इलिप्स के बारे में पढ़ोगे। तो जो ऑर्बिट है जिसमें ज़मीन घूमती है वो गोल दायरा नहीं है। एक तो गोल दायरा ऐसा होता है ना कि भाई बीच में सूरज है और ज़मीन ऐसे घूम रही है, ये ज़मीन घूम रही है गोल दायरे में। नहीं, गोल दायरे में नहीं घूम रही है। सूरज जो है वो यहाँ है और दायरा जो है वो कुछ यूं है, ऐसे करके है।
ये आपका जो है वो सूरज है। तो कभी ज़मीन जो है वो सूरज के बहुत करीब आ जाती है और कभी ज़मीन जो है सूरज के बहुत दूर चली जाती है। तो जिस दायरे में ज़मीन घूमती है वो दायरा नहीं है बल्कि वो इलिप्स है, ठीक है। और इलिप्स को हम और तफसील से बड़ी क्लास में जाके पढ़ेंगे। तो अब ज़मीन कितनी तरह से हरकत करती है? दो तरह से। एक उसकी अपनी गर्दिश यानी उसके एक्सिस के गिर्द या एक्सेल के गिर्द घूमना जिसे आप रोटेशन कहते हैं, और एक उसका सूरज के गिर्द घूमना जिसे आप ऑर्बिटल मोशन कहते हैं या आप उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। ज़मीन अपने एक्सेल के गिर्द एक चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करती है और ज़मीन सूरज के गिर्द पूरा एक चक्कर एक साल में मुकम्मल करती है। 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 365 डेज और क्वार्टर डेज। क्वार्टर का मतलब एक दिन का चौथाई हिस्सा, सही है। एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करती है? नहीं, सूरज के गिर्द ये जो चक्कर मुकम्मल करेगी सूरज के गिर्द 365 दिन और 6 घंटे या एक दिन का चौथा हिस्सा। 24 घंटों का चौथा हिस्सा क्या होता है? 6 घंटे, ठीक है। इसीलिए आप हर साल 365 दिन रखते हैं, लेकिन 4 साल के बाद आप 366 दिन का साल होता है। यानी उस दिन जो फरवरी है वो 28 दिन का नहीं होता, वो 29 दिन का होता है हर 4 साल के बाद। ये बात समझ आ रही है आपको? वैसे तो 365 दिन होंगे और फरवरी का महीना 28 दिन का होगा, लेकिन जैसे ही 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 6-6 घंटे जमा हो गए। अब 4 साल में तो कितने दिन हो गए? एक दिन पूरा हो गया। तो हर 4 साल के बाद फरवरी का जो महीना होता है उसमें 28 दिन का महीना नहीं होता बल्कि 29 दिन का महीना होता है। और कौन सा, उसको उस साल को कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं? हाँ, जिसमें फरवरी 29 दिन का आएगा, ऐसे साल को क्या कहते हैं? लीप ईयर। और वो साल जो है वो हर 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2016 गुजरा है, वो लीप ईयर था, 4 से डिवाइड हो सकता है ना 16। अब 17 जो है वो लीप ईयर नहीं है, 18 भी लीप ईयर नहीं होगा, 19 भी, लेकिन जो 20 होगा 2020 वो लीप ईयर होगा। उसमें फरवरी का महीना 28 दिन का नहीं होगा बल्कि 29 दिन का होगा। समझ में आ गई बात? जो लोग लीप ईयर में पैदा होते हैं उनकी सालगिरह हर 4 साल के बाद आती है। यानी 29 फरवरी को जो पैदा हुए हैं वो हर साल 29 फरवरी नहीं आता है बल्कि हर 4 साल के बाद। तो चौथी सालगिरह मनाते हैं, फिर कौन सी मनाएंगे? 8वीं 12वीं ऐसे मनाएंगे। हाँ, वैसे अगर वो चाहें तो पहली तारीख को मना लें खुद से, लेकिन असल जो तारीख होती है वो उसी 29 तारीख सिर्फ आएगी ही लीप ईयर के अंदर। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जमीन किस स्पीड से घूमती है? अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? उसकी महवरी गर्दिश पे या उसकी रोटेशन पर। तो अब सवाल ये है कि कितनी स्पीड से घूमती है। हमें तो नजर नहीं आ रही ना घूमती हुई, हमें महसूस नहीं हो रहा क्योंकि हम खुद भी घूम रहे हैं उसके साथ। हाँ, अगर हम बाहर खड़े हो जाएं जमीन से बाहर निकल के तो फिर हमें घूमती हुई नजर आएगी। अगर हम इसके पता इसलिए लगता है कि हरकत का पता चलता है चीजें पीछे जाने से। आप बस में बैठे हुए हैं, पीछे चीजें जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आगे जा रहे हो, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आप बस में बैठे हुए हो, ना झटके लग रहे हो ना धक्के लग रहे हो और शीशे भी बंद हो, तो आपको नहीं पता चलेगा आपकी गाड़ी चल रही है। सही है? तो क्योंकि आप जमीन पे हो, जमीन जब चल रही होती है तो धचके वचके नहीं लगते, स्मूथली चलती है वो। और क्योंकि आप जमीन की हर चीज जमीन पर ही है,
लिहाजा वो आपको हरकत करती हुई नजर नहीं आती। लेकिन अगर आप जमीन से बाहर देखना शुरू करें, चांद को देखें, सितारों को देखें, सूरज को देखें और दूसरे सैयारों को देखें, तो आपको सारे सैयारे चलते हुए नजर आएंगे। जमीन आगे की तरफ जा रही है और सैयारे सारे पीछे की तरफ जा रहे हैं। इज इट क्लियर? इससे पता चलता है कि जमीन हरकत कर रही है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जमीन कितनी स्पीड से घूमती है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक होगा 5वीं वालों के लिए, 6ठी वालों के लिए, बाकी बच्चे इसको आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जमीन का सरकमफेरेंस क्या है। सरकमफेरेंस का मतलब यहां से अगर आप चलें, ऐसे घूम के वापस आए तो कितना फासला तय कर लेते हैं? डिग्री में तो 360 डिग्री होता है। फासला कितने किलोमीटर है? यानी अगर यहां से चलें, आप ऐसे चल के घूम के वापस आए तो आप ये टोटल इसका सरकमफेरेंस कितना है, जमीन का सरकमफेरेंस कितना है, ये हम पता चलाने जा रहे हैं। जमीन के सरकमफेरेंस को पता चलाने के लिए हम दायरे का सरकमफेरेंस का फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला होता है, सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये जैसे आप बड़ी क्लास में आएंगे तो इसको तफसील से पढ़ेंगे कि 2 पाई आर क्या है। 10वीं वालों को तो मैंने ये पढ़ा दिया है डिटेल के अंदर। ठीक है, तो ये जमीन का जो रेडियस है ये क्या है? रेडियस समझ रहे हैं आप? अगर मैं, ये जमीन है, इसका बीच होगा अंदर, उसके बीच से लेके यहां तक का फासला, या अगर इसको ये कह लें डायामीटर है तो इसका आधा, यहां से यहां तक का फासला क्या कहला रहा है? डायामीटर। तो इसका जो आधा होगा वो क्या कहलाएगा? रेडियस। ये रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ये कैसे पता चला? कोई नाप के आया है कि अंदर जाके? ठीक है, ये कैसे पता चला? ये पता चला ट्रिग्नोमेट्री से। किससे पता चला? ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम 10वीं वालों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। 10वीं वाले उस वक्त मुझे याद दिलाना कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा दी, अब आप ये बताइए जमीन का रेडियस कैसे पता चला है। फिर हम बताएंगे आपको कैसे निकाला है। ये रेडियस जो सही मानों में निकाला गया है वो हमारे मुसलमान साइंसदान थे एक, उनका नाम था अबू रेहान अल-बेरूनी। क्या नाम था उनका? उन्होंने निकाला पहले। ठीक है, तो अबू रेहान अल-बेरूनी साहब ने जमीन का सबसे पहले रेडियस निकाला और बस सारी दुनिया अब उसी तरीके को फॉलो करती है रेडियस मालूम करने के लिए। ठीक है, वो हम 10वीं क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो फिर आपको एक क्लास में बताएंगे कि कैसे, उसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे ताकि और बच्चे भी देख लें कि कैसे पता चला कि ज़मीन का रेडियस क्या होता है। तो ज़मीन का ये जो रेडियस है आर, ये किसके बराबर है? 6371 किलोमीटर। ये बात सुना गई आपको सबको? अच्छा, अगर आपको रेडियस पता हो तो आप ये सरकमफेरेंस पता चला सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। अगर आपको रेडियस पता हो तो आप क्या पता चला सकते हैं? सरकमफेरेंस, इस फार्मूले के जरिए। इस फार्मूले में 2 की जगह आप क्या लिखोगे? 2, पाई की जगह आप लिखोगे 22/7 और आर की जगह आप लिखोगे ये रेडियस 6371। आ गया? डिवाइड कर लिया आपने? 7 से भी डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम एग्जैक्ट इसको निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, फिर जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6371 से, फिर जो जवाब आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। ठीक है, सब बच्चे मेरे साथ रहिएगा। पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसको? 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 22 से। जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 6371। तो देखिए जो जवाब आया मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। यहाँ पे जवाब आया है 280325
4। अब इसको डिवाइड किससे कर, 7 से। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 7 से। 7 से डिवाइड करने से आया 400,460.28 किलोमीटर, 40,046 किलोमीटर। यहां से 1 किलोमीटर कितना होता है आपको पता है ना। अगर आप ये गरीब नवाज स्टॉप से चलना शुरू करें और आगे जाएं राजपूताना हॉस्पिटल की तरफ, उससे आगे जाएंगे तो हरे रंग की टंकी बनी हुई है, यहाँ तक का फासला होता है 1 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आप यहाँ से सदर चले जाएं तो उसका फासला है 17 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से लाहौर चले जाएं, यहाँ से लाहौर का फासला है 1000 किलोमीटर तकरीबन। अगर आप यहाँ से पिंडी चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, तो वहाँ का फासला है तकरीबन 1500 किलोमीटर। हमारी ट्रेन जब चलती है तो 24 घंटे में हमें लाहौर पहुँचाती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में लाहौर पहुँचते हैं, यानी 24 घंटे में 1000 किलोमीटर का फासला तय होता है। ये जो ज़मीन का फासला है पूरा, ठीक है, यहाँ से अगर आप नापना शुरू करें और वापस घूम के यहाँ आ जाएं तो ये टोटल कितना फासला है? 40,046 किलोमीटर तकरीबन। अच्छा, ये फासला पूरा ज़मीन कितने टाइम में तय कर लेती है? 24 घंटे में। कितने घंटे में? तो सवाल ये है कि 1 घंटे में कितना तय करती है? 1 घंटे में कितना फासला तय करती है? 24 से इसको क्या करेंगे आप? डिवाइड कर देंगे। इसको किससे डिवाइड करेंगे? 24 से। मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने किससे? 24 से। जो जवाब आया वो आया 1668। ये इसकी स्पीड हो गई। मैं स्पीड के लिए एस लिख रहा हूं। स्पीड जमीन की कितनी है? 1668.6 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में जमीन 1668 किलोमीटर घूमती है। बहुत स्पीड है ये स्पीड बहुत है। आप ट्रेन में बैठ के जाओ अगर इस्लामाबाद तो आपको 36 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 36 घंटे। जमीन ये पूरा फासला लगभग इतना ही, कराची से इस्लामाबाद तक का फासला इतना ही बनेगा, लगभग 1668। ये फासला जमीन 1 घंटे में मूव कर लेती है ऐसे घूमते हुए, ठीक है। यानी जमीन की जो स्पीड है घूमने की वो आप 1668 या 1670 पूरा ले लें। हम बोलेंगे 1670 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से जमीन घूम रही है। हम भी घूम रहे हैं उसके साथ। आसान काम है, मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई जमीन की स्पीड क्या है। ये स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा स्पीड है। लेकिन क्योंकि हम इसके साथ घूम रहे हैं, इसके साथ अटैच हैं, इसके साथ चिपके हुए हैं, इसलिए हमको इसका आइडिया नहीं होता, ठीक है। हम इसके आदी हो गए रोजाना, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी बात, जमीन का ये वाला फासला सबसे ज्यादा है और ऊपर वाला फासला कम है, ठीक है। तो जो नीचे वाले लोग हैं यहाँ रहते हैं वो इतनी स्पीड से घूम रहे हैं, जो यहाँ रहते हैं उनकी स्पीड कम होगी, क्योंकि उनको 24 घंटे में ज्यादा फासला तय नहीं करना है। उनको कौन सा फासला तय करना है? कम। तो वहाँ की लोगों की या जमीन के उस हिस्से की स्पीड क्या होगी? कम होगी। और यहाँ जो लोग रह रहे हैं इक्वेटर के ऊपर, उनकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। वो 1 घंटे में ज्यादा फासला तय कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्थ पोल की तरफ रह रहे हैं, जो साउथ पोल की तरफ रह रहे हैं, वो 1 घंटे में कम फासला तय कर रहे हैं। तो इसका अंदाजा जो है वो, या इसके असरात जो है वो हम जब जाएंगे वहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें अंदाजा होगा। आप सब लोग नेट के ऊपर बैठकर पढ़ें,
कि नॉर्थ पोल के जो लोग होते हैं उनकी, क्योंकि ज़मीन की मूवमेंट स्लो होती है वहाँ, ज़मीन तो एक जैसा घूम रही है, ज़मीन तो एक जैसा घूम रही है, लेकिन क्योंकि ये वाला दायरा बड़ा है, इसका सर्कमफेरेंस बड़ा है और ऊपर वाले दायरे छोटे हैं, तो 1 घंटे में ये कम फासला तय कर रहे हैं और 1 घंटे में ये ज़्यादा फासला तय कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन की मूवमेंट एक जैसी है। अजीब बात है ना, ये कैसा ज़बरदस्त अल्लाह ताला का निज़ाम है। ठीक है, तो आप इंटरनेट पे जाके पढ़ें कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे लोग रहते हैं या उसके करीब रहते हैं, उनकी क्योंकि मूवमेंट स्लो है, इससे उन पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये आप खुद पढ़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई? एक डस्टर ले लें ज़रा।